हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि मिनरल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ACF में भी और दूसरे एग्जाम्स में भी। देखिए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सिंपल सी बात है, लेकिन ये प्रोसेस होता कहाँ से? ये प्लांट के लिविंग टिश्यू से होता है, और वो लिविंग टिश्यू भी कौन से? स्टोमेटा। तो देखिए, जब 100% वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू, उसमें से 95% वाटर तो ट्रांसपिरेशन में लॉस हो गया, वेपर बन के उड़ गया, और बचा हुआ 5% वाटर ही प्लांट्स द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ट्रांसपिरेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट देख लेंगे। देखिए, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है, तो हम कंफ्यूज ना होते हुए एक बार देख लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस में क्या चीज़ें फॉलो हो रही है। देखिए, ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब सिर्फ लिविंग टिश्यू द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी फ्री सरफेस से हो सकता है। ट्रांसपिरेशन सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है, जबकि इवापोरेशन लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस में भी होता है, जैसे कि रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स, लैंड। जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है वो वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, ये तो इवोपरेशन की डेफिनेशन हो गई। लेकिन ट्रांसपिरेशन की क्या होती है? वाटर वेपर के फॉर्म में तो बन के लॉस हो रहा है, लेकिन किससे? लिविंग सेल्स से, लिविंग टिश्यूज से। ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज थ्रू एपिडर्मिस एंड स्पेशली थ्रू स्टोमेटा, और इवोपरेशन किसी भी फ्री सरफेस से हो सकता है। ट्रांसपिरेशन में वेपर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन तरह के फोर्सेस को इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इवोपरेशन में ऐसे कोई भी फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट्स फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ द लीव्स और इट कीप्स द सरफेस वेट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इवोपरेशन क्या करता है? सरफेस की ड्राइनेस को इंक्रीज करता है। इट लीड्स टू द ड्राइनेस ऑफ द सरफेस। जब किसी पॉन्ड में से वाटर इवोपरेट होगा तो वो पॉन्ड कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जैसा कि समर्स में होता है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपिरेशन के टाइप्स को। ट्रांसपिरेशन तो हम समझ गए कि कितने टाइप्स का, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशंस क्या होती है, लेकिन हम टाइप्स पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? ऐसा ट्रांसपिरेशन जो कि स्टोमेटा द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, स्टोमेटा द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। सो 80 से 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। सेकेंड है इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन उसकी कितनी होती है? 3 to 9% ही वाटर क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपिरेट होता है। लेकिन जितनी क्यूटिकल थिक होगी उतना लेस कितना क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। तो जीरोफाइट्स में क्या होती है? थिक क्यूटिकल होती है, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है, वो लेंटिसेल्स के द्वारा होता है, जो कि वुडी स्टेम्स होती है, बड़े बड़े पेड़ों के जो तने होते हैं, और फ्रूट्स में भी लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ फ्रूट्स और जो ट्री ट्रंक होता है उसके थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन वो कितना होता है? सिर्फ 0.1% ट्रांसपिरेशन होता है। देखिए, अब जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोमेटा के बारे में हमें जाननी ज़रूरी है। स्टोमेटा ही मेन चीज़ है जिससे कि ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा पूरे प्लांट किंगडम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सेप्ट एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। जो स्टोमेटा होते हैं एक स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जो कि लीफ एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना हर एक वर्ड। स्टोमेटा क्या होते हैं? माइन्यूट स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, छोटे से ये पोर्स हैं। इधर ये पोर क्लोज हो गया है, इस वाले डायग्राम में पोर ओपन है, तो ये ओपन स्टोमेटा हुआ। अब स्टोमेटा क्या होते हैं कि 2 गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं। वो गार्ड सेल बार शेप के भी हो सकते हैं या डम्बल शेप के भी हो सकते हैं। जब स्टोमेटा कंप्लीटली ओपन होता है तो उसकी विड्थ कितनी होती है? उसकी विड्थ होती है 3 से 12 माइक्रोन जितनी, और उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 40 माइक्रोन उसकी लेंथ हो जाती है जब फुल्ली ओपन होता है। ठीक है। जब जो गार्ड सेल्स होते हैं, वो गार्ड सेल्स बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप के एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जिसकी इनर वॉल है ना थिक होती है। जो स्टोमेटा को फेस करती है वो वॉल्स कैसी होती है गार्ड सेल्स की? वो थिक होती है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है?
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स की इनर वॉल्स में प्रेजेंट होता है, वो किसी भी और एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ गार्ड सेल्स की इनर वॉल्स फेजिंग स्टोमेटा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। बाकी जितने भी सेल्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं? सब्सिडरी सेल्स या फिर क्या कहलाते हैं? एपिडर्मल सेल्स। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी है वो प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करती है, लेकिन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 1000 से लेकर 60,000 स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। देखिए फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है, उसे नेक्स्ट लेसन में हम कवर करेंगे। लेकिन जो गार्ड सेल्स है वो भी पुअर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और PS1 एंड PS2, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स में। इस वजह से भी इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन कंप्लीट या अच्छा एक हेल्दी फोटोसिंथेसिस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट होता है? RUBP कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम एब्सेंट होता है गार्ड सेल्स में। इस वजह से बहुत अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकता है। अब देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अगर इसमें दे रखा है तो ये बात होती है, तो इसमें क्या चीज़ आती है? ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे? जब ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्जिडिटी में चेंज होता है तभी जाके तो ओपनिंग क्लोजिंग होगी। जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, मतलब उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गार्ड सेल्स ने, वो फूल गए, तो स्टोमेटा कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल्स वाटर लूज कर देंगे, टर्जिडिटी को लूज कर देंगे, तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं लीफ सरफेस पे। वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है वो एप्पल या मलबेरी टाइप का स्टोमेटा है। इसमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब अबैक्सियल सरफेस, लोअर सरफेस या डॉर्सल सरफेस कह लो। ठीक है, लीफ के डॉर्सल सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं एप्पल या मलबेरी टाइप ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एप्पल, पीच, मलबेरी, वॉलनट इन सब में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप होता है पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि लीफ की लोअर सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं और अपर सरफेस पर, मतलब वेंट्रल सरफेस पर कम स्टोमेटा होते हैं। वैसा पोटैटो और बीन्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप है ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि वेंट्रल और डॉर्सल दोनों साइड पर स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो कि व्हीट, राइस, मेज और ओट्स में मिलता है। नेक्स्ट है वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वाटर लिली कैसा है? वाटर लिली एक हाइड्रोफाइट से, मतलब पानी में उगने वाला एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ वाटर के सरफेस पर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो जो लीफ वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीफ के अपर सरफेस पे, क्योंकि जो लीफ का जो डाउन पार्ट है, लीफ का जो डॉर्सल पार्ट है, वो तो वाटर को टच करते हुए रहेगा, तो वहाँ स्टोमेटा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सो वो लीफ के अपर सरफेस में प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइप के स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइप है पोटेमोगेटॉन टाइप ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब पोटेमोगेटॉन कैसा टाइप का हाइड्रोफाइट है? पोटेमोगेटॉन कंप्लीटली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। देखिए हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, वहाँ सब कैटेगरीज को अच्छे से पढ़ेंगे कि फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, इस तरह के अलग अलग टाइप हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, जिसमें कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देखिए पोटेमोगेटॉन टाइप ऑफ स्टोमेटा है वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, तो स्टोमेटा उसमें या तो एब्सेंट होंगे और अगर प्रेजेंट होंगे तो वो नॉन फंक्शनल होंगे, उनका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता है। ठीक है, सो ये हमने पढ़े डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ सरफेस। अब नेक्स्ट हम स्टोमेटल मूवमेंट्स की थियरीज पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये थियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट थियरी जो आती है वो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन थियरी। ध्यान से पढ़ना इसे, ये वॉन मॉल द्वारा 1856 में दी गई थी। इस थियरी में ये बताया गया है कि जो गार्ड सेल्स है, ध्यान से सुनना, जो गार्ड सेल्स हैं
वो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं और फोटोसिंथेसिस होने के कारण उसमें शुगर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में। तो इस वजह से गार्ड सेल्स में क्या हो जाएगा, शुगर प्रोड्यूस हो जाएगी। सो शुगर प्रोड्यूस होने के कारण गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब वाटर की थ्रस्ट होती है, वाटर एब्जॉर्ब करता है वो सेल। तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को सक करेंगे। तो इस वजह से गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और इसी के अपोजिट नाइट में होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन भी दिए गए हैं इस थियोरी को लेकर। इस थियोरी की में क्या ऑब्जेक्शन दिए गए हैं कि जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो लीव्स के आसपास बढ़ जाएगा और इस वजह से स्टोमेटा की बहुत वाइड ओपनिंग होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसकी बजाय क्या हो जाता है, स्टोमेटा पार्शियली बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन बाद में ये कहा गया कि जो गार्ड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट है वो पुअर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। क्यों, क्योंकि उसमें RUBP कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होता है, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब सेकंड जो थियरी आई थी वो है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थियरी। ये थियरीज और इन थियरीज को कंक्लूड करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी हमें याद रखना है। ठीक है, ये थियरी सबसे पहले लॉयड द्वारा दी गई थी 1908 में। इस थियरी में ये बताया गया है कि जो गार्ड सेल्स हैं उसमें डे टाइम में शुगर की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है और रात के टाइम में स्टार्च की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। और जो ये स्टोमेटल मूवमेंट्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, वो स्टार्च और शुगर के इंटर कन्वर्शन से परफॉर्म होती है। ठीक है, अब ये लॉयड के जो कंक्लूजन थे इसको लॉफ्ट फील्ड द्वारा सपोर्ट दिया गया था। अब नेक्स्ट इसमें कंक्लूजन कौन करता है, सायर। सायर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थियोरी को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि जब pH हाई होता है डे टाइम पे तब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब pH नाइट के टाइम पे लो होता है तब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि हाई pH फेवर्स स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इस थियरी में ये आया कि डे टाइम पर स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है हाई पीएच के प्रेजेंस में, और नाइट में जब लो पीएच होता है तो शुगर वापस से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये प्रूव किया गया, यिन एंड टंग ने ये रिपोर्ट किया कि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है गार्ड सेल्स में वो इस शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्शन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन इस थियोरी के कुछ ऑब्जेक्शन भी रहे हैं। वो क्या थे, इसमें ये बताया गया है कि ऑनियन के जो गार्ड सेल्स है उसमें कभी भी स्टार्च को रिपोर्ट नहीं किया गया है, कभी भी स्टार्च नहीं मिला है। तो फिर उसमें कैसे होता है ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, उसमें भी तो परफॉर्म हो रहा है। सो ये थियोरी गलत हो गई इस बात से। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्शन किया गया कि स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन एक स्लो प्रोसेस है, जबकि स्टोमेटल मूवमेंट बहुत ही रैपिड और फास्ट प्रोसेस है। तो स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थियरी यहाँ भी फेल हो गई। थर्ड ऑब्जेक्शन जो दिया गया उसमें ये बताया कि ओपन स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उसमें कभी भी शुगर फ्री स्टेट में फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्शन था कि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो रिएक्शन को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैटेलाइज करता है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कैटेलाइज नहीं करता है। तो ये साइकिल कैसे रिपीट होता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजनिंग का, तो ये थियरी कंप्लीटली रॉन्ग प्रूफ हो गई। ठीक है, उसके बाद आई है एक्टिव K+ आयन ट्रांसपोर्ट थियरी। ये थियरी सबसे मॉडर्न थियरी है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी है स्टोमेटल मूवमेंट्स को लेकर। ये थियरी इनिशियली फुजीनो द्वारा 1959 में दी गई थी और इसे मॉडिफाई किया गया था लेविट द्वारा 1974 में। इसको रैश और बॉलिंग द्वारा 1976 में सपोर्ट किया गया था। अब इस थियरी को K+ आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन थियरी कहा जाता है। ये सबसे मॉडर्न और एक्सेप्टेड थियरी है, इसलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए डे टाइम में क्या होता है, इसमें डे टाइम में गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, वो मैलिक एसिड टूट करके H+ मैलेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और वही H+ मैलेट आयंस K+ मैलेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सब्सिडरी सेल्स है उससे ये K+ आयंस ले लेते हैं और H+ आयंस को सब्सिडरी सेल्स में भेज देते हैं। ऐसा कब होता है, डे टाइम में।
ठीक है। और इस जब K प्लस मैलेट आयंस गार्ड सेल्स में आ गए और H प्लस मैलेट आयंस सब्सिडरी सेल्स में चले गए, तो इस वजह से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, इस वजह से एंडोस्मोसिस होकर के गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसके उल्टा नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में जब स्टोमेटल कैविटीज़ में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो एब्सिसिक एसिड का पार्टिसिपेशन होता है, और एब्सिसिक एसिड जैसे ही पार्टिसिपेट करता है तो जो K प्लस आयन का एक्सचेंज हो रहा था वो रुक जाता है। K प्लस आयन कहाँ आ रहे थे, सब्सिडरी से गार्ड सेल में आ रहे थे, तो वो उनका आना रुक जाएगा रात होते ही, तो वो कहाँ चले जाएंगे, वापस से सब्सिडरी सेल्स में चले जाएंगे। कौन, K प्लस आयंस। इस वजह से pH कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, और गार्ड सेल्स में स्टार्च सिंथेसिस होता है, इस वजह से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, एग्जॉस्मोसिस होता है, वाटर गार्ड सेल्स से बाहर चला जाता है और स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड का एक रोल है स्टोमेटल क्लोजर में। अब हम पढ़ेंगे स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं नॉर्मली, उसको क्या कहते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। लेकिन कुछ सक्यूलेंट्स होते हैं, मतलब जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ सक्लेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करने के लिए दिन में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और रात में स्टोमेटा ओपन होते हैं। उन स्टोमेटा को क्या कहा जाता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, और जो दिन में ओपन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है, जो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं वो ओपनशिया मतलब नागफनी, एलोवेरा, ब्रायोफिलम, बिगोनिया, अगेव अगेव, इन सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का क्या काम होता है, इन प्लांट्स में नाइट एसिडिफिकेशन होता है, मतलब जो मैलिक एसिड जो दिन में फॉर्म हो रहा था नॉर्मल प्लांट्स में, वो जीरोफाइट्स के इन प्लांट्स में कब फॉर्म होगा, वो मैलिक एसिड नाइट में फॉर्म होगा। ठीक है, और वो क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि नाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो ये मैलिक एसिड नाइट में बनता है। तो फिर दिन में क्या होता है, दिन में ये मैलिक एसिड CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स कहा जाता है। और ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो कैम मेटाबॉलिज्म है ये सबसे पहले किस प्लांट में देखने को मिला, ब्रायोफिलम में। और ब्रायोफिलम कौन सी फैमिली का मेंबर है, क्रैसुलेसी, क्रैसुलेसी फैमिली का मेंबर है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होते हैं प्लांट फैक्टर या इंटरनल फैक्टर। देखिए प्लांट फैक्टर में सबसे फर्स्ट है रूट शूट रेशियो। देखिए जब हाई रूट शूट रेशियो होगा तो ज़्यादा क्या होगी, ट्रांसपीरेशन की रेट। नेक्स्ट इसमें है लीफ एरिया। लीफ एरिया क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर लीफ एरिया कम होगा तो उसमें ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, वो प्लांट ज़्यादा ट्रांसपायर करेंगे एज कंपेयर टू द लार्जर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है लीफ स्ट्रक्चर। देखिए अगर प्लांट्स ड्राई सीजन में ग्रो हो रहे हैं, मतलब जीरोफाइट्स हैं, तो वो अपने आप में ऐसे बदलाव कर लेंगे, अपने आप में ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे जिससे कि ट्रांसपीरेशन की रेट को रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि थिक क्यूटिकल होगी तो ट्रांसपीरेशन कैसा होगा, लो होगा। एपिडर्मल सेल वॉल को भी थिक कर लेंगे। वैक्सी कवरिंग होगी लीफ पर, स्टेम पर हेयरी कवरिंग होगी। ये सब संकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ये सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिससे कि ट्रांसपीरेशन को कम किया जा सकता है। तो इस वजह से जीरोफाइट्स अपने आप के लीफ स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसमें लाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही तो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग होगी, और अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट नहीं होगा। तो देखिए लाइट एक इम्पॉर्टेंट
फैक्टर है मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा अकर्स इन द रेड लाइट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रेड लाइट में सबसे ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होते हैं, इसकी वेवलेंथ है 660 नैनोमीटर। उसके बाद ब्लू लाइट में ओपन होते हैं 445 नैनोमीटर। और स्टोमेटा कभी भी यूवी लाइट, फार रेड लाइट या ग्रीन लाइट में ओपन नहीं होते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इसमें है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होगी तो ट्रांसपिरेशन की रेट कैसी होगी, हाई होगी। और इसका उल्टा कब होगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी तो ट्रांसपिरेशन कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू स्टोमेटा इवन इन द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इवन इन द नाइट, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल रेंज तक। और इसका उल्टा कब होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है उस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जैसा कि दिन में ठीक 12 से 1 बजे के बीच में होता है, जब एकदम सन ओवरहेड पे होता है उस समय स्टोमेटा कैसे होते हैं, पार्शियली क्लोज हो जाते हैं। लीव्स कैसी हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है। कभी आपने देखा होगा बहुत तेज़ धूप पड़ती है, जब लीव्स पार्शियली क्लोज हो जाती है, वर्टिकली फॉर्म हो जाती है, वर्टिकली मुड़ जाती है वो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है विंड। विंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय ड्राइंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगी तो वापस से ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उससे टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर। देखिए अति हर चीज़ की नुकसान देती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगेन ट्रांसपिरेशन कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। उसी तरह अगर विंड वेलोसिटी अच्छी है तो ट्रांसपिरेशन भी होगा ज़्यादा, लेकिन उसी तरह अगर विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ट्रांसपिरेशन अगेन कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। उसी तरह लाइट है, लाइट इंक्रीज होती है, डे टाइम होता रहता है जिस तरह, तो ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज होती है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो अगेन ट्रांसपिरेशन कैसा होता है, लो हो जाता है। उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात है। जब हम हिल्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन उसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं तो इस वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो अगेन ट्रांसपिरेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर सॉइल में वाटर ही प्रेजेंट नहीं है तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और इस वजह से ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। सो कैसी कंडीशन हो जाएगी, वाटर डेफिसिट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए ट्रांसपिरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रांसपिरेशन वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में, वाटर एब्जॉर्प्शन में एक रोल प्ले करता है। मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन में भी ट्रांसपिरेशन का एक ग्रेट रोल है, जो कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसा कि मैंने बताया लीव सरफेस को वेट रखता है, लीव्स को ड्राई होने से बचाता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल है। सो कर्टिस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है, कर्टिस एक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईविल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईविल। जब हम छोटी क्लास में थे तो हमको ऐसे लिखने को भी आता था इस पर कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईविल है, इस पर लिखो कि बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपिरेशन ज़रूरी है प्लांट के लिए, जिसे हमने ये फैक्टर्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गटेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। कुछ हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जैसे कि गार्डन नास्ट्रूशियम, जो गार्डन नास्ट्रूशियम होता है, ट्रेपियोलम नाजास, ओट्स, बार्ले, राइस, कोलोकेशिया। इसमें क्या होता है कि लीफ के जो मार्जिन होते हैं, लीफ की जो एज होती है, उसमें से वाटर निकल के बाहर आता है, या तो नाइट के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में। आपने कभी सुबह उठकर देखा होगा तो जो नास्ट्रूशियम सबके ऑलमोस्ट गार्डन में मिलता ही है, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स रहते हैं, छोटा सा प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल एक तरह का। उस प्लांट की लीव्स में आप देखना, बिल्कुल उस प्लांट की लीव्स के कॉर्नर पर से लीफ की ये वाटर की ड्रॉपलेट आती हुई दिखेगी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गटेशन। लॉस ऑफ वाटर इन दिस मैनर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड गटेशन। ये गटेशन कब होता है, ये वार्म या मॉइस्ट सॉइल में होता है, जब जहाँ पे कैसा क्लाइमेट हो, ह्यूमिड क्लाइमेट, या फिर ऐसे दिन में जब डेज तो वार्म हो लेकिन नाइट्स कैसी होती है, कूल होती है। ऐसा समय कब होता है, अक्टूबर का,
ठीक है। अक्टूबर हीट भी कहते हैं जिसको, जिसमें दिन के टाइम तो बहुत गर्मी होती है लेकिन नाइट में हल्की हल्की ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इट जनरली अकर्स व्हेन द ट्रांसपीरेशन रेट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि ट्रांसपीरेशन रेट वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट से अगर बहुत लो हो तो गटेशन परफॉर्म होगा। ड्यू टू दिस रूट प्रेशर इज डेवलप्ड एंड वाटर इज पुश्ड आउट थ्रू स्पेशलाइज्ड पोर्स एट द वेन एंडिंग्स कॉल्ड हाइडाथोड्स। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गटेशन किसके थ्रू होता है तो क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर के थ्रू होता है गटेशन, और किसी प्रोसेस से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर से गटेशन होता है। और किसके थ्रू होता है, थ्रू हाइडाथोड्स। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनरल एब्जॉर्प्शन। देखिए, मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरह के मिनरल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 92 तरह के मिनरल्स हमें मिले हैं जब प्लांट ऐश का एनालिसिस किया है, जिसमें कि 30 एलिमेंट्स ऐसे पाए गए हैं जो कि हर एक प्लांट में मौजूद होते हैं। और उन 30 एलिमेंट्स में से भी 16 एलिमेंट्स नेसेसरी एलिमेंट्स जिसको एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं वो ये सारे मैंने लिख रखे हैं। मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स दोनों को मिलाकर नेसेसरी या एसेंशियल एलिमेंट्स बनते हैं। देखिए, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नॉन मिनरल एलिमेंट्स है। कैसे हैं, नॉन मिनरल एलिमेंट्स हैं। देखिए, ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फॉर्म किया जाता है, बाहर से प्लांट्स लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक CO2। हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स, वाटर से। और ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से। देखिए, 16 नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जिसको एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। उसमें मैक्रो एलिमेंट्स है, मतलब जो मेजर तौर पे जो रिक्वायर्ड है या मेजर जो प्लांट ऐश का फॉर्मेशन करते हैं उसको कहा जाता है मैक्रो एलिमेंट्स, जिसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, S मतलब सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सिंपली याद कर लेंगे, CHO, NPK, S, CaMg। और माइक्रो एलिमेंट्स कौन है, आयरन है, कॉपर है, बोरोन है, जिंक है, मैग्नीज है, मॉलिबेडनम है और क्लोरीन है। इतने से हम एक एक को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है प्लांट्स में, या फिर इसका यूज़ क्या है प्लांट्स के लिए, ये सब पढ़ेंगे। थर्ड टाइप होती है ट्रेसर एलिमेंट्स। ट्रेसर एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जिसका यूज़ किस में होता है, अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक पाथवे को डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, कार्बन 14, N15, P32 और S35। अब देखिए, जो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है उनकी प्लांट्स में। सबसे मेजर क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन और ऑक्सीजन। 45% प्लांट को कौन बनाता है, कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 6%। ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है इसकी कि क्या क्या मिलकर के एक प्लांट में बनता है और कितनी कितनी इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन और ऑक्सीजन की। बाकी आप इसमें से देखकर पढ़ सकते हैं। अब हम स्पेसिफिक रोल्स पढ़ेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के। देखिए, सबसे फर्स्ट है इसमें CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसको फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहा जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स है और प्लांट के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। सेकंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ये किससे मिलता है, ये कैल्शियम और कैलियम के नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर प्लांट में हो जाए तो क्या होता है, उससे रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं होता है, रेस्पिरेशन रेट भी लो हो जाती है और ओल्डर लीव्स का क्लोरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लोरोसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। थर्ड है सल्फर। सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये अमीनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि सिस्टीन, मेथियोनिन, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। और सल्फर की डेफिशिएंसी से यंग लीव्स में क्लोरोसिस हो जाता है, सेल डिवीजन का रिटार्डेशन हो जाता है, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है अच्छे से। फोर्थ है इसमें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को फॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये NADP, NADPH, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ATP और फॉस्फोलिपिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है।
इसकी डेफिशिएंसी से लीफ फॉल, प्रीमेच्योर लीफ फॉल होता है, मतलब पहले लीफ गिर जाती है, ठीक है, सेनेसेंस के पहले ही लीफ गिरने लग जाती है, लीव्स डार्क से ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ग्रोइंग मेरिस्टेम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मार्जिन्स पर क्लोरोसिस स्टार्ट होने लग जाता है, अमीनो एसिड डिक्रीज होते हैं और कार्बोहाइड्रेट मूवमेंट भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम को पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी ये बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेटर है और ये स्टोमेटल मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेशियम की डेफिशिएंसी से मोटल्ड क्लोरोसिस हो जाता है लीफ का, प्लांट ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, मतलब प्लांट ड्वार्फ रह जाता है, इंटरनोड्स का ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? क्लोरोफिल का। बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल को बनाता है और इस वजह से ही प्लांट्स ग्रीन रहते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि फोटोसिंथेसिस से वो परफॉर्म नहीं हो सकता है, लीव्स का क्लोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन को उसकी फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आयरन साइटोक्रोम का एक पार्ट है। नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन को बोरेट के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इट फैसिलिटेट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स। बोरोन की डेफिशिएंसी से डिजीज जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखने के हैं। सबसे फर्स्ट है हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट, उसके बाद में इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, वाटर कॉर्क ऑफ टर्निप, स्टेम क्रैक इन सेलरी एंड ब्राउन हार्ट डिजीज। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि बोरोन डेफिशिएंसी से होते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नीज। मैग्नीज एक ऐसा कंपाउंड है जो कि उसके ऑक्साइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये नाइट्रेट रिडक्टेस का एक्टिवेटर है और क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे एंजाइम्स का भी एक्टिवेटर है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होते हैं वो है ग्रे स्पेक ऑफ ओट्स, मार्श स्पॉट ऑफ पी, स्पेकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट। नेक्स्ट है जिंक। देखिए जिंक बहुत एसेंशियल है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, जो कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बाद में जाके इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। और जिंक की डेफिशिएंसी से ओल्डर लीव्स का क्लोरोसिस हो जाता है। खैरा डिजीज ऑफ राइस भी जिंक की डेफिशिएंसी से होती है और वाइट बर्ड ऑफ मेज भी होती है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर सेवरल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम का एक पार्ट है, लेकिन कॉपर की हायर कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के लिए टॉक्सिक होती है। लेकिन कॉपर की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज हैं डाईबैक ऑफ सिट्रस, रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल, लेग्यूम्स, एक्जेंथीमा इन फ्रूट ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम से क्या होता है? मॉलिब्डेनम जो रूट्स हैं, जो लेग्यूम की रूट्स है उसमें रूट नोड्यूल फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का एक पार्ट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, स्पेशली इन द लाइट रिएक्शन। ये वाटर के फोटोलाइसिस में भी हेल्प करता है। सो ये हमने पढ़े मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, और ये सारे जितने भी डिजीज़ हैं जो कि किसी मिनरल की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं वो भी हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।